दूसरे महीने फिर महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानिए नए दाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 1 जुलाई को लगातार दूसरे महीने में पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल का बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का सिलेंडर आज से दिल्ली और मुंबई दोनों जगह 594 रूपए में मिलेगा। दिल्ली में इसके रेट में सिर्फ 1 रूपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मुंबई में प्रति सिलेंडर 3.5 रूपए की मूल्य की वृद्धि हुई है। कोलकाता में ये 4 रूपए और चेन्नई में 4 रूपए महंगा हो गया है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 19 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1139 रूपए 50 पैसे से घटकर 1135 रूपए पर आ गई है। वहीं मुंबई में 19 किलो वाला LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1197 रूपए 50 पैसे से घटकर 1193 रूपए पर आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब गैस सिलेंडरों के भी दाम अगर बढ़ते हैं तो आम आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान बोले कि मार्च 2021 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। या दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि वे इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च 2021 से पहले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के नियम को लागू किया जाएगा। यह दोस्तों, आपको बता दें कि पासवान ने कहा कि मैं देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। एक भ्रम था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। प्रधानमंत्री ने इसे नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह देश के गरीब लोगों की मदद करेगा। मैं राज्य सरकारों से लोगों के बीच राशन वितरित करने और गरीबों को योजना का लाभ देने का आग्रह कर रहा हूं। राज्य सरकारें FCI के गोदाम से राशन प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को आगे बढ़ाया है, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में आगे जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक में है जरूरी काम, तो पहले जान लीजिए कि जुलाई में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के लगातार फैलाव के बावजूद अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए कई कामों को धीरे धीरे ढील दी जा रही है। जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं उन्हें धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में देश अब अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहा है। जरूरी सेवाओं में बैंक भी शामिल है, इसलिए ग्राहकों को बैंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें बैंक में किसी तरह का काम हो तो बैंक की शाखा के लिए निकलने से पहले बैंकों की छुट्टी की लिस्ट को देख लेने से आपको काफी सुविधा मिल जाएगी। देश भर के बैंकों में कुछ खास दिनों पर छुट्टियां रहती हैं। जुलाई में भी बैंकों में कुछ छुट्टियां रहने वाली हैं। हालांकि पूरे देश में बैंकों में अलग अलग दिनों पर छुट्टियां रहती हैं। आइए जान लेते हैं कि जुलाई में आखिर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 जुलाई को शिलोंग में, 13 जुलाई को भानु जयंती की वजह से गंगटोक में, 14 जुलाई को केर पूजा की वजह से अगरतला में, 17 जुलाई को फिर से शिलोंग में और 24 जुलाई को गंगटोक में। इसके साथ ही आपको बता दें कि 31 जुलाई को बकरीद की वजह से जम्मू, कोची, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेगा। दोस्तों, अगर आपको बैंक का कोई भी काम निपटाना है तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पहले ही निपटा लें। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पेंगोंग को लेकर तनाव अभी भी जारी। भारत चीन ने लद्दाख में चारों मोर्चों पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच 4 पॉइंट पर सेना को पीछे हटाने पर बात चल रही है। एक तरफ तो चुशुल में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर मिल रहे हैं, लेकिन इससे इतर LAC के दोनों ओर पिछले 3 दिनों में सेना की मौजूदगी बढ़ गई है। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो तनाव की स्थिति को दर्शाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी को काफी हद तक मजबूत कर लिया है। इसके अलावा चीनी सेना की ओर से भी फिंगर इलाके, पेंगोंग झील के इलाके में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि फिंगर 4 को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बात हुई थी। फिंगर 4 को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब चीनी सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। चीनी सेना यहाँ से पीछे नहीं जा रही, जबकि ये पहले दोनों देशों के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट था।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, 2.5 लाख रुपए होगी सीमा। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रहेगी। देश में हर साल करीबन 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखते हुए ये योजना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग अपना दम तोड़ देते हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग अपंग हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के परिवहन सचिवों और आयुक्तों को मंगलवार को भेजे पत्र में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने कहा है कि कैशलेस इलाज की योजना के लिए उसके तहत एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए संभवतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मजबूत IT ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अगर इस तरीके की सुविधा सरकार देती है तो ये सबके लिए राहत की बात है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली में मरीजों के मुकाबले 2 गुना बढ़े हैं बेड, खाली हैं आधे से ज्यादा। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार महामारी के खिलाफ मजबूती से मुकाबला कर रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 1 माह में महामारी अस्पतालों में 6,680 बेड बढ़ाए गए हैं, जो भर्ती हुए मरीजों के मुकाबले में 2 गुना है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय महामारी अस्पतालों में कुल 13,411 बेड हैं। इनमें से 5,977 पर मरीज भर्ती हैं, यानी कि करीबन 55% बेड अभी भी खाली हैं। विभाग के मुताबिक 1 जून तक राजधानी में 6,731 बेड थे, जो अब बढ़कर 13,411 हो गए हैं। इस हिसाब से देखें तो बीते 1 माह में 6,680 बेड बढ़ाए गए हैं। इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,158 रही, यानी कि 1 जून से 29 जून के बीच मरीजों के मुकाबले 2 गुना बेड बढ़ाए गए। आपको बता दें कि 25 जून के बाद नया मरीज नहीं हुआ है कोई भी भर्ती। 1 जून से 25 जून के बीच महामारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब ये संख्या घट रही है। आपको बता दें कि 25 जून को महामारी अस्पतालों में कुल 6,241 मरीज भर्ती थे, जिनकी संख्या अब घटकर 5,977 हो गई है। यानी बीते 4 दिनों में अस्पतालों से 264 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और कोई नया मरीज अभी भर्ती नहीं हुआ है। दोस्तों जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है और दिल्ली सरकार इससे मुकाबला कर रही है और इसका समाधान भी ढूंढ रही है, परंतु इसमें आम नागरिक को भी साथ देना होगा, उन्हें लापरवाह होने से बचना होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मुंबई में आज से चलेंगी 350 और लोकल ट्रेनें, सरकारी कर्मचारी ही कर पाएंगे यात्रा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट काल के बीच भारतीय रेलवे की ओर से लोगों को राहत देने का प्रयास अभी भी जारी है। रेलवे ने मुंबई में बुधवार से 350 और लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि रेलवे का कहना है कि ये सेवाएं आम लोगों के लिए नहीं होंगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र IT, GST, सीमा शुल्क, पोस्टल, राष्ट्रीयकृत बैंक, नगर पालिका, रक्षा और राजभवन के स्टाफ सहित जरूरी कर्मचारियों को ही सफर करने की अनुमति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने लोकल ट्रेनों को चलाने के दौरान यह भी घोषणा किया है कि आम यात्रियों के लिए अभी तक कोई सेवा शुरू नहीं की गई है। केवल जरूरी सेवा से जुड़े यात्री सफर कर सकेंगे। लॉकडाउन के कारण लोकल ट्रेन सेवा पिछले करीबन 3 महीने से बंद होने के बाद 16 जून को कुछ सर्विस के साथ शुरू की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बिहार में आसमान से आपदा बरसी, बिजली गिरने से 11 लोगों ने तोड़ा दम, CM नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से आसमान से आपदा बरसी है। सूबे में वज्रपात से 11 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरी। आज बिजली गिरने से पटना में 2, छपरा में 5, नवादा में 2, लखीसराय में 1 और जमुई में 1 ने दम तोड़ा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राज्य के सहकारी बैंकों पर RBI की निगरानी वापस ली जाए, ममता बनर्जी ने मोदी को लिखा है पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंकों की निगरानी की भूमिका को भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित करने के कदम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह कदम सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।
यह दोस्तों आपको बता दें कि बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि निगरानी भूमिका और प्रबंधन का दायित्व केंद्र बैंक को स्थानांतरित किया गया है। इसे वापस पश्चिम बंगाल के सहकारी समितियों के पंजीयक को सौंपा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने 26 जून को एक अध्यादेश के जरिए शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की निगरानी का अधिकार एक तरफा तरीके से रिजर्व बैंक को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां राज्य सरकार का विषय हैं और ये संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारों में दखल देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एप्स बैन पर चीन की ट्रेड वॉर की धमकी, बोला होगा काफी नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के भारत के फैसले पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ऐसे कदम के फलस्वरूप भारत को चीन के साथ ट्रेड वॉर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अखबार ने लिखा कि चीन का संयम कोई वजह नहीं हो सकती कि भारत चीनी कंपनियों पर कार्रवाई करे। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी अखबार ने 2017 के डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए लिखा कि बीते कई सालों के दौरान कभी कभी चीन और भारत सीमा पर कुछ विवाद हुए, लेकिन ट्रेड वार दोनों देशों के लिए असामान्य होगा। 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भी भारत का आर्थिक नुकसान सीमित रहा था, क्योंकि संकट के बाद द्विपक्षीय व्यापार को जल्द ही शुरू कर दिया गया था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि खतरे में नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी, केपी शर्मा ओली ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करने को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेपाल के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में ओली से इस्तीफे की मांग की है। इसके बीच ओली ने आज सुबह मंत्रियों के साथ परामर्श करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व पीएम और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि हाल में उनके द्वारा की गई भारत विरोधी टिप्पणी न तो राजनीतिक रूप से सही है और न ही राजनीतिक रूप से उचित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेल